अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड डीसी सर्किट्स। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैंने अपने क्वेश्चन बनाए हैं ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात कि ये जो क्वेश्चन है मैं इनके क्वेश्चन पढ़ूंगा और इनके साथ साथ इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर कर दूंगा ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम टॉपिक को देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे पहले से आपके लिए लिख दी है ताकि जो है ना आपका टाइम बच सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। लेकिन देखिए, ये रेस्ट में होते हैं, लेकिन ये चार्जेस क्या करते हैं कि अपने जो इर्द गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। होते हैं रेस्ट में, लेकिन अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अगर हम कोई दूसरा चार्ज इसके करीब, इस फील्ड के करीब लेके आएँ, इसके पास लेके आएँ, तो ये जो फील्ड क्या करेगा, या तो इस मतलब इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्जेस होंगे तो ये आपस में क्या होगा, रिपेल होगा। लेकिन अगर वो अपोजिट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब जो हम यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। अब एक और बात है कि पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो ये इसका फार्मूला है। ये मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गया, इसको हमने डिफाइन किया फार्मूले से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्क पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर बी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। अच्छा, ये जो वर्क पर यूनिट चार्ज है और एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये क्या है, ये हमारे जो पोटेंशियल जो फील्ड है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एस आई यूनिट क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है, न्यूटन पर कॉलम, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज। अब देखें, इस क्वेश्चन को पहले आप समझे। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, देखिए जो एडवांस स्टूडेंट्स से फिजिक्स पढ़ते हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। देखिए, पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका साइज छोटा होता है, ठीक है, जिसका मतलब साइज हम छोटा मानते हैं उसमें। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि वो एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है उसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो ये इस बात को आपको यहाँ पे याद रखना है। वेरीज़ का मतलब है डिपेंड, मतलब क्या होता है यहाँ पर, डिपेंड्स करता है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज। अब देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, उसका आपको आपका जो है ना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है 1/r², ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम। देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइंस होते हैं, ठीक है, वो ओरिजिनेट होते हैं कैसे, मतलब जो पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव की बात कैसे होते हैं, तो वो आउटसाइड की तरफ होते हैं, ठीक है, आउटवर्ड होते हैं, बाहर इस तरह इसके लाइंस लाइंस होते हैं। और जो नेगेटिव का होते हैं उनके क्या होते हैं, इनवर्ड होते हैं। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, जीरो है। देखें ये सही कैसे है, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब देखें ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं ये क्या करते हैं कि ये एक जगह आकर एक सरफेस पर, क्या किस पर, सरफेस पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस पर ये क्या होते हैं, जमा होते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, तो ये अपनी से एक मतलब मामूली से छोटी सी एक फील्ड बना लेते हैं, ये भी अपनी भी फील्ड बना देते हैं। तो क्या होता है, सरफेस पर जो चार्जेस का फील्ड होता है और एक्सटर्नल, एक जाहिर है एक एक्सटर्नल भी फील्ड है, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करते हैं कि कंडक्टर के अंदर मतलब वो क्या करते हैं, कैंसिल होते हैं। क्या होते हैं, वो कैंसिल होते हैं। जब वो कैंसिल होते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है ना काफ़ी हैं, तो मुझे क्वेश्चन जो है ना वो भी सॉल्व करने हैं, थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच क्वांटिटी इज स्केलर, देखें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये आपने पढ़े हैं, एक है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब इस बात को आप समझें, देखें वेक्टर क्वांटिटी जो होता है हमारा, इसमें क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है, प्लस डायरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। लेकिन जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब वैल्यू होती है, डायरेक्शन इसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है, देखें अगर आपको सही ऑप्शन पता नहीं है तो आपको पता है जो फोर्स है ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या बच गया, इलेक्ट्रो पोर्शनल, तो ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड हमारा लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सेम पोटेंशियल। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहाँ हर जगह सेम पोटेंशियल हो। अगर सेम पोटेंशियल है मतलब वहाँ पर क्या है, नो वर्क है। ठीक है, क्या है, नो वर्क। अगर नो वर्क है तो फिर यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनका जो इनमें डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब या इनका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वो मिड पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। अगर मैं सिंपल ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, अगर कोई बंदा 10 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहा है और दूसरा 10 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहा है, तो आपको पता है 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा इनका यहाँ पर, तो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर स्क्वायर इज ई एट डिस्टेंस 3r फील्ड बिकम्स, देखिए क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि मैं इसको आपके लिए आसान करूंगा। अब आप यहाँ पे क्या करें, देखें पहले तो आपको देखें, अब यहाँ पर देखें थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/r², हमें ये पता है। ठीक है, यहाँ पे r मतलब डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस डिस्टेंस को आप ट्रिपल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमें ये पता है कि अगर हम जो है ना ये जो डिस्टेंस है इसको हम बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्स है एक दूसरे के। अगर मैं इसको ट्रिक से आपको सॉल्व कर दूं एक शॉर्टकट तरीके से, तो आपको पता है r², तो हम यहाँ पे कहने 3 ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल जवाब ये है कि E/9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हमारा ऑप्शन देंगे सी देखेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसको देखें कैसे हल करता हूँ थोड़ा बहुत।
अब इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/r²। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यू है वो क्या है कि वो है 1 यहाँ पे 3r ये स्क्वायर हो गया, तो ये होगा 1/9r² हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू है इसको हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1/9r², और जो हमारा ओरिजिनल है वो है 1r², ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो r² को हम r² से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा 1/9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 देना कोई फ़ायदा नहीं है, आप मैथ्स में आपको ये बेसिक रूल पता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जाके यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यू है वो होगा ई को मल्टीप्लाई करके 1 से तो ई होगा, तो ये हो गया e/9। तो इस तरह ये e/9 हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर डीप में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से होगा। देखें, अब आप कह रहे हैं ना, जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इतना कमज़ोर होगा। जितना आप कोई मैग्नेट होगा उससे जितना दूर आप जाएंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ चार्ज इज डबल फोर्स बिकम्स। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप चार्ज को सिंपली डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स भी आपका डबल हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा जो टॉपिक था इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके बारे में जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम्स लॉ। देखें, कॉलम्स लॉ को अगर मैं एक वर्ड में बता दूं तो इसका मतलब आपका ऐसे समझो कि ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, कॉलम्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्जेस विच आर एट रेस्ट, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, अब कॉलम्स लॉ की थोड़ा डेफिनेशन भी देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप देखें द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब थोड़ा मैं आपको आसान समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका जो कॉलम्स का फार्मूला है वो आपको जो है ना याद होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट Q1 इंटू Q2/r², ये इसका जो है ना आप इसका फार्मूला है, ठीक है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो हम फोर्स है वो फोर्स हमारा जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, Q1 इंटू Q2 के, लेकिन जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। तो इस डेफिनेशन में, ये जो हमारी डेफिनेशन है इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम ये जो प्रोपोर्शनल की जो निशानी है इसको जब हम रिमूव करेंगे, बराबर देना चाहेंगे, तो वहाँ पर हम फिर कांस्टेंट जो होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है इसमें। अच्छा, तो अब यहाँ हम अब इसमें आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन। देखिए मीनिंग को आप समझ गए होंगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मतलब दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगता है तो वो डिपेंड किस पर करता है, पता है, वो डिपेंड होता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर डिपेंड होता है कि डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से जो है ना वो फोर्स को हम समझ सकेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन चार्ज इज डबल्ड फोर्स बिकम्स। बिल्कुल जो हमने रिपीट किया था, अगर आपने चार्ज डबल किया तो फोर्स भी क्या होगा, डबल होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एसआई यूनिट ऑफ कॉलम कांस्टेंट इज। कॉलम कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट जो हमारे पास होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया।
देखें एक तो क्या है कि हम कॉलम कांस्टेंट इस पर रट्टा लगाएं, ठीक है, हमें इस तरह याद करना है। एक होता है थोड़ा बहुत इनको समझने की, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें हमारे पास जो हमने जो कॉलम का फार्मूला लिया था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होता है क्यू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये हमने ये फार्मूला बताया था, ठीक है। मैं अगर बेसिक मैथ आपको आती तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करें, कॉलम कांस्टेंट जो है इसका एसआई यूनिट मालूम करना है, मतलब के का, यहाँ पे कांस्टेंट का। तो यहाँ पे जो आर है, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या आके करेगा, यहाँ पर आके ये ज़र्ब करेगा। तो के कांस्टेंट Q1 Q2। अब मैं आपको तरतीबवार सब समझाऊंगा, आप मैथ के जो रूल आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि दोनों साइड्स में से ये चार जो है ना हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि इनको जो ना हम यहाँ से काट सकें। तो ये आपस में कट गए, ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, भैया एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और ये Q1 इंटू Q2 इक्वल टू के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फोर्स का हमें पता है कि ये आर है, ठीक है। फोर्स हमारा जो है ना न्यूटन है, और ये हमारा डिस्टेंस है, इसको हम किससे शो करते हैं, मीटर से। और Q1 Q2 मतलब ज़ाहिर है ये जिसको ना हम चार्ज को कॉलम से करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉलम पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा जो सही ऑप्शन है इस तरह करेक्ट हो गया। तो इस मेथड से भी जो मैथ्स आपको फिजिक्स में ज़ाहिर है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इस हिसाब से भी जो है ना आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बिकम्स 3 टाइम्स फोर्स बिकम्स। देखें अब वही बात जो हम पीछे क्वेश्चन ये पढ़ के आए हैं, मैं आपको अभी इसमें पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हमें पता है कि जो वो फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/r²। तो हमारा हमें ये फार्मूला पता है। अभी मैं ट्रिक के जरिए आपको जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बिकम 3 टाइम्स, तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, 3 टाइम करेंगे। तो 3 3 जन क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये ऐसे समझे कि जो हमारा जो शॉर्टकट का तरीका है, तो ये हो गया हमारा, ये एफ है, ये 9 तो हमारा हो गया F/9। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका जो है ना वैसे जो फिजिक्स के रूल के हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन आप इससे जो ना ट्रिक के ज़रिए आप जो ना जल्दी मालूम कर सकते हैं। डायरेक्ट आप डिस्टेंस में वो वैल्यू पुट करें, और आप इसको ज़ाहिर है 3 3 ज़ा 9, तो आप समझ जाएं कि ये यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा आगे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम फोर्स इज। अब हम ये कह रहे हैं कॉलम फोर्स क्या है, तो आप इसको याद करें, कॉलम फोर्स हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ कॉलम कांस्टेंट इन ईयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद करनी है। तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। इसके हम जो है ना वो यूनिट से भी पहचान सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ठीक है। दो चार्जेस को हमने क्या किया, डिस्टेंस पे रख दिया। इफ बो चार्जेस आर हाफ्ड, अगर दोनों चार्जेस हाफ हैं, एंड डिस्टेंस डबल, फोर्स बिकम्स। तो फोर्स क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फोर्स का जो फार्मूला है, जो आपको बार बार मैं जो ना बोल रहा हूँ, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे के Q1 Q2/r², ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आसानी के लिए के को फिलहाल रिमूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स मालूम करना है, ठीक है। फोर्स क्या होगा, कह रहे हैं कि जो चार्ज है उनको हम हाफ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्ज को क्या कर दिया, हाफ 1/2 इंटू 1/2। और जो हमारा डिस्टेंस है उसको क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, उसको डबल करना है, ठीक है। अब देखें मैथ आप पढ़ के आए, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 1/4, और ये हमारा क्या डिवाइड 4 हो गया, ठीक है। अब ज़ाहिर है 1/4 इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 1/4। तो 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ में हमारा फोर्स क्या हो गया, 16। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन को समझना है, इसी हिसाब से आपको ये सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब ये जो ना मैंने आपको क्या किया कि एक ट्रिक से आपको समझा दिया कि जिस तरह सवाल कह रहे उसी हिसाब से हमने ये हम समझ गए। चलें अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं,
ठीक है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ लाइन, नेट फोर्स ऑन मिडल चार्ज विल बी 0 व्हेन फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वल एंड अपोजिट। अब यहाँ पे सवाल को आप समझने की कोशिश करें। कह रहे 3 चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ लाइन, ठीक है। चलो 3 चार्ज हैं, उनको हमने प्लेस कर दिया लाइन में। अब ये कह रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन मिडल चार्ज विल बी 0, जैसे कि हमने पहले बताया कि इनका जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब जाहिर है ये एक क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वल एंड अपोजिट, मतलब बोथ साइड में जो फोर्स होंगे उनका फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा जो सी ऑप्शन है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कॉलम फोर्स बिकम्स। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है जो डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। देखिए डाइइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड या कॉलम फोर्स को जो है ना वो कम कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे जो है ना इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अब जब बात करें तो ये देखो, इसको समझे पहले। देखिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि मीडियम वैक्यूम के मुकाबले में, ठीक है, क्या मीडियम जो है वो वैक्यूम के मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम कर देता है, ठीक है, कितना कम कर देता है। तो इसका सिंपली जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको याद करना है, के इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे हम नोट देते हैं, ये मतलब वैक्यूम की निशानी होती है, ठीक है, ये आपको याद करना है। और हम एफ, ये हमारा क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मीडियम। अब ये तो इसका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कॉलम फोर्स, हमें कॉलम फोर्स मालूम करना है, ठीक है, क्या मालूम करना है, कॉलम फोर्स। अब देखें, अब जाहिर है मैथ का वही फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एफ है यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या क्या करेगा, यहाँ पर जो ना कौन सा मल्टीप्लाई करेगा, तो एफ इज इक्वल टू ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो हमें हमें वही फिर बात कर रहे हैं, कॉलम फोर्स मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये के जो है ना यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या करेगा, ये यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारा एफ अपाउन के, एफ अपाउन के ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप शायद बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे बातों को, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ, तो सारे सारे क्वेश्चन जो है ना मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं वीडियो की लेंथ कैसे बढ़ती जा रही है। खैर, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन को आप समझते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसका मतलब समझिए। देखें मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बताता है कि किसी पॉइंट तक चार्ज लाने के लिए, ठीक है, किसी पॉइंट तक चार्ज लाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ कहीं से लेके आते हैं तो उस पर हमें कितना वर्क या फोर्स लगेगा, तो वो इस हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन में वर्क पर यूनिट चार्ज या वर्क डन, तो बात एक ही है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ये बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जब आपने यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ लिया तो समझ जाएं कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है तो आपको ये ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, और दूसरी बात ये है कि आपको फार्मूला पता है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे 1/r कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर। अब जैसे कि यहाँ पे फिर वही बात आ गई इक्वी पोटेंशियल, जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, सेम पोटेंशियल। ठीक है, क्या हो गया, सेम पोटेंशियल। अब हमने कहा कि सेम पोटेंशियल सरफेस आर, तो यहाँ पे देखें पहले तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर जो है वो बी है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस बात को समझें। देखें जो हमने पहले कहा कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, मतलब जहाँ हर जगह सेम पोटेंशियल हो। ठीक है, क्या हो, सेम पोटेंशियल हो, मतलब नो वर्क हो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का काम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ये काम है। ठीक है ना, जहां पोटेंशियल चेंज हो, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज होने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ साथ चले, देखें ये मिसाल तो हमारा सरफेस है, अब ऐसे समझे। ठीक है, एक पॉइंट ये सरफेस है, बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस की, जैसे मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, अगर वो जो सरफेस के यूँ साथ साथ चलेगा, अब सरफेस के साथ, सरफेस भी इस तरह है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, तो साथ साथ चलेंगे तो जो पोटेंशियल वो क्या होगा, चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल क्या हो जी, चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम सेम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ साथ चले तो जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन सरफेस पर जो पोटेंशियल है सेम रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूरन क्या करेगा कि जो है ना वो क्रॉस करता है। ठीक है, क्या करे, क्रॉस। अब जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पर अब आप नोट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सरफेसेस हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है बात, यहाँ पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन चार्जेस। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और क्या है इसका जवाब, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इफ पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स में सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ चार्ज इज मूव्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वर्क डन इज। देखें यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है, मतलब कोई भी पाथ हो, कोई भी रास्ता हो, जैसे कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और हम यहाँ से घूम घूम के फिर यहीं पर आ गए, ये हमारा एंड पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, चाहे वो आप सर्किल में हो चाहे वो स्क्वायर में बता दें, तो इसको हम कहते हैं क्लोज पाथ। अब ये कह रहे हैं कि चार्ज इन मूव्ड क्लोज पाथ में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वर्क डन क्या होगा, तो आपको पता है वहां जो वर्क डन होगा क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अब देखें फार्मूले से भी आप हल करेंगे। अगर हम जैसे कि हमने कहा कि कह सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, अब हम हमने क्या, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे एंड, तो ये सेम है। तो सपोज हम के 10 माइनस 10, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू 0। अगर W इज इक्वल टू क्यू इंटू 0 होगा तो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज v, एट डिस्टेंस 2r पोटेंशियल बिकम्स। देखें सबसे पहले तो आपको मैंने कहा कि ये पोटेंशियल इज इनवर्सली 1/r। ठीक है, अब वही बात करें कि आप जो ना r को 2 कर दें, ये 2r हो जाएगा। तो जब 2r होगा जो हमारा, अब देखें ये इनवर्स है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स में है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा। क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है V/2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन अ रीजन, ठीक है, पोटेंशियल देयर इज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना 0 हो रीजन में, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए एक बात याद करना, जो पोटेंशियल हमारा होगा वो ऑलवेज 0 नहीं होगा, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो
ऑलवेज जीरो नहीं होगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऑलवेज जीरो नहीं होगा। क्योंकि आप अगर मिसाल तौर पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 पोटेंशियल आप रेफरेंस ले रहे हैं, और जो है ना यहाँ पे भी आपने 10 ले लिया तो यहाँ जीरो हो गया। लेकिन अगर कहीं आप 10 लें पोटेंशियल और फिर दूसरा जो है ना वो 6 ले लें, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो मतलब ऑलवेज जीरो नहीं होगा, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने, अगर आपका बेसिक सही है और आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। अदरवाइज इनको थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशंस। देखें यहाँ पर, देखें, a capacitor is a device used to store electric charge and electrical energy. The ability of a capacitor to store charge is called capacitance. अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप समझ गए कि कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, जो उसकी जो एबिलिटी है, स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होती है कि कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है जो चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, चले, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो यहाँ ये बिल्कुल आसान है और हमें याद भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन फराड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या होगा आपको पता है, ये डिक्रीजेज हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीजेज। अब ये क्यों होगा, अब यहाँ पे आप थोड़ा देखें, अब यहाँ पे देखें, अब ये फार्मूला आपको ज़हन में होना चाहिए कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली 1 या 1 डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हमेशा आपको ज़हन में रखना है। तो ये फार्मूला भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ज़हन में रखना है। इसी वजह से फिर क्या होगा कि हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। बेसिक नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए, वरना ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बिल्कुल बाउंसर लगेंगे, आपको कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर यही इसी टाइप के क्वेश्चन हो या इनको और इजी करूं, ठीक है, तो यहाँ इनको थोड़ा आसान क्वेश्चन आपके लिए जो ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाऊं, जो पहले आप उसकी प्रिपरेशन करें फिर हम एडवांस में जाएं, तो ज़रूर कमेंट्स में बता देना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, भाई किस पर डिपेंड्स करता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज पर होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें एरिया ऑफ प्लेट्स होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होते हैं और मीडियम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा इसका फार्मूला हम देखेंगे। देखें, अब फार्मूले जो है ना आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एपिसिलन एरिया बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो ये बताता है, ये जो है ना यहाँ पे इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, मतलब इसको हम सिंपली मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एरिया भी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट भी है और ये मीडियम की प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, मीडियम, तो ये ऑल ऑफ दिस हो गया। तो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फार्मूले जो ना भी आपको इस तरह याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट, आप समझे इस बात को। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट का मतलब होता है सिंगल कैपेसिटर है जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सिस्टम को। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा। देखें, अब हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये C1 है, ठीक है, और ये प्लस C2 है। तो इन दोनों को जो ये एक ही C रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट। तो यहाँ पर हम EQ की एक निशानी देंगे, लिखेंगे, ताकि पता चले कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है कि 1/C, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इनका जो हम वैल्यू देंगे, ठीक है, मैं आसान बनाऊंगा, इसका भी वैल्यू 4 रखेंगे, इसका भी 4, मैं 5 रख सकता हूँ, लेकिन हम एलसीएम के लिए जल्दी करेंगे, ठीक है, समझने के लिए। तो 1/C
ई क्यू इज इक्वल टू, इसका भी हमने 4 कर दिया और इसका भी वैल्यू 4 कर दिया, ठीक है। अब वही बात है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हम कह सकते हैं कि 1/c ई क्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम इनको इन्वर्स करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो हमने ये इसको ऐसे कर दिया कि सी ई क्यू इज इक्वल टू 2। अब देखें, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें ये 4 है, यहाँ पे 2, मतलब जो 2 है वो 4 से क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इनसे क्या हो गया, छोटा होगा। तो स्मॉलर देन ईच, स्मॉलर देन ईच। अभी इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ, तो ताकि, लेकिन एलसीएम समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 4 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। अगर इसी तरफ आगे चलेंगे कि इन पैरेलल, यहाँ पे सीरीज की बात हो रही, यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, अगर आप पैरेलल की बात करेंगे तो सिंपल इसका फार्मूला है सी ई क्यू इज इक्वल टू सी + 1 C2। आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब अगर सपोज आपने यहाँ पे किया कि सी ई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर दिया 4 कर दिया और यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो ये क्या हो गए, 9 हो गए। अब ये जो 9 है, यहाँ पे क्या था कि जो हमारा इक्वल कैपेसिटेंस था, वो जो 2 निकला वो उनसे छोटा था और ये बड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा जो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर। तो यहाँ पे इनको आपको फार्मूला याद करना चाहिए, ठीक है। 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। और इसका आपको क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना वो पैरेलल में CEQ इज इक्वल टू C1 + C2। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए इनके। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/T CV², ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। अब देखें यहाँ पर जो इनमें सीरीज का फार्मूला क्या था, ये सीरीज का फार्मूला है, ये पैरेलल का फार्मूला है। लेकिन फिर वहाँ पे यही बात होगी, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखें यहाँ पे थोड़ा आप समझे, जैसे कि फार्मूला हमारा क्या था, अच्छा किसमें, सीरीज में, तो इसमें था 1/CEQ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/C + 1 1/C2। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल हमने कर दिए सेम, ठीक है। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अब देखें बिल्कुल, सी 1/CEQ इज इक्वल टू, अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, ये सी आ गया, तो 1 + 1 क्योंकि ये सेम है, तो ये हो गया 2/C, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, ये हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर कभी वेरिएबल में हो, जैसे कि XYZ या ABC होते हैं, ये वेरिएबल में होते हैं, तो इनको हम करते हैं इन्वर्स करते हैं, ठीक है, जवाब लाने के लिए। तो ये इन्वर्स होगा, तो ये हमारा C/2 होगा। तो CEQ इज इक्वल टू C/2। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है जो C/2 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि अगर डिनोमिनेटर कभी भी आपका वेरिएबल हो, फिजिक्स में याद करना, तो उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको इन्वर्स करना है, ठीक है। आगे ये ट्रिक और आपको काम आएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटेंस विल। अब देखें जो ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, देखें जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के दरमियान जब रखेंगे तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसको वीक कर देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो वोल्टेज भी कम है, लेकिन याद करना चार्ज जो है ना, चार्ज उतना ही स्टोर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है ना कैपेसिटेंस विल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उसको चार्ज की सलाहियत और चार्ज उसकी नीड होगी, मतलब वो और चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करेगा, तो वो इंक्रीज करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत ही आसान है। जैसे अब अगर आप पैरेलल की बात करेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो वो क्या होगा, C1 + C2।
तो ये डायरेक्टली बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया फार्मूले के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लें इसकी भी डेफिनेशन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखें, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं कि ये जो फ्लो है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, कहाँ पर, किसके थ्रू, कंडक्टर में। जो कंडक्टर है, वायर है, उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये बहुत आसान है, ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर टाइम, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, ओम्स लॉ इज गिवन बाय V इक्वल टू IR, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 44, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल, ऑल ऑफ दीज, ये सारे इसके डिपेंड्स होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, देखिए जो वायर की लेंथ है वो डबल की गई है, आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस रिकवर क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय V1, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इफ वोल्टेज इज डबल्ड एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आप वोल्टेज को डबल करते हैं और रेजिस्टेंस सेम रहता है तो करंट बिकम्स, तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने सेम रखा है, बढ़ाया नहीं है, तो फिर करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, टू रेजिस्टर्स R एंड 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि R और प्लस 2R अगर कनेक्टेड है तो क्या हो गया, 3R हो गए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से आसान क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से मैंने जल्दी कर दिया। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अब ये कह रहे हैं कि जो मतलब एक वायर है उसको हमने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। ईच पार्ट हैज़ रेजिस्टेंस, तो हर पार्ट क्या होगा, तो ज़ाहिर है अगर आपने जो उसको 2 हिस्सों में कट कर दिया तो ये आपका होगा R/2, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। देखें इस पर ये मैंने वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बनाई है, तो आप ये वीडियो लाजमी देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब मैं सिर्फ इनको टिक करता जाऊँगा, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो बनाई है और उसके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप वो वीडियो लाजमी देखना, फिर जो है ना बाद में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ शायद इनको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इन वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको पढ़ता जाऊँगा, अब सुने, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो यहाँ पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट क्या है, वो है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, सर्कुलर। मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे मैंने उन वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो वीडियो आप लाजमी देखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये भी सारे मैंने बता दिए, तो इसका क्या है, राइट हैंड रूल है, ठीक है। जो सब्सक्राइबर है उनको पता है कि इस पर मैंने वीडियो बनाई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 54, फोर्स ऑन अ करंट carrying conductor in magnetic field is maximum when angle is 19. Question number 55, magnetic field inside a solenoid is uniform. Question number 56, the force on a moving charge in magnetic field is given by Q V B sin theta, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, magnetic field lines never intersect because field has one direction at a point, ठीक है, फील्ड की एक डायरेक्शन होती है। Question number 58, a charged particle moves parallel to magnetic field force on its zero, ठीक है। Question number 59, if velocity of charged particle is doubled, magnetic force becomes doubled. Question number 60, a proton enters perpendicular magnetic field, its path will be circular, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं अभी लास्ट टॉपिक की तरफ। देखें यहाँ से फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर भी करना, कमेंट्स भी लाजमी देना है आपके लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊँगा।
तो या इसमें ज़रूर कमेंट्स दें कि ये जो वीडियो आपको किस तरह लग रहा है, कि इसमें जो ना आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है या क्या करना है इसमें, तो आप ज़रूर बताएँ, ठीक है? ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं उस पे ज़रूर काम करता हूँ, ठीक है? तो कोशिश करें अच्छे कमेंट्स दें, तो इंशाल्लाह और आपके लिए भी काम करेंगे। चलिए यहाँ पे अब डीसी सर्किट्स के बारे में बात आ गई है। अब देखें डीसी सर्किट्स क्या होते हैं? देखें, डीसी सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्या कहा? करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब वो थोड़ा वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, तब मैं अभी क्या करूँगा, इनको थोड़ा कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट समझाने की, लेकिन जहाँ समझूँगा कि आसान है तो वहाँ पर हम स्किप करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61, इन सीरीज सर्किट करंट इज, अब थोड़ा आप इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं, रट्टा भी लगा लें कि इन सीरीज सर्किट करंट इज, तो करंट क्या होगा वहाँ पे? करंट हमेशा सेम होगा, ठीक है? ये आपको ज़हन में रखना है। अब अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि सीरीज में आपने रख दिया और ज़ाहिर है ये इनको आपने यहाँ से करंट दे दिया, ठीक है? यहाँ से आपने इनको करंट दे दिया, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इन सीरीज सर्किट करंट इसमें क्या होगा? सेम होगा सबके लिए। वोल्टेज सेम नहीं होगा, वोल्टेज यहाँ पे जो ना डिवाइड हो जाएगा, लेकिन करंट इसमें सेम रहेगा, किसमें? सीरीज सर्किट में। अच्छा, इसी तरह इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज, अगर आप पैरेलल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि, ठीक है, तो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो हर ब्रांच पे क्या हो रहा है? हर ब्रांच पे वहाँ पे सेम हो रहा है, लेकिन वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है? वोल्टेज वहाँ पे सेम सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सर्किट में यहाँ पे करंट सेम है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसमें जो हमारा पैरेलल सर्किट है, इसमें जो ना वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 63, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज, तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है R1 प्लस R2, ये हमारा करेक्ट होगा। इसमें जो सब रेजिस्टेंस है वो ऐड होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 64, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज, देखें सीरीज में हम ऐड करेंगे और पैरेलल में हम क्या करेंगे? ये होंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, इन सीरीज सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना प्लस करेंगे तो ये ग्रेटर होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 66, इन पैरेलल सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिमिलर होंगे, ठीक है? तो ये आप फार्मूले से जो है ना इनको सोल्व करेंगे, जिस तरह मैंने पीछे आपको सोल्व करके बताए थे, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 67, इफ वन रजिस्टर इन सीरीज ब्रेक्स करंट बिकम्स जीरो, तो सीरीज में क्या हो गया कि रजिस्टर वरना सीरीज ब्रेक हो जाए तो करंट क्या होगा? जीरो होगा, वहां पे करंट नहीं होगा, ठीक है? तो ये बहुत आसान है, आप पढ़ के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 68, टू रजिस्टर्स आर एंड आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है? जब भी पैरेलल की बात यहाँ पे आ रहे हैं तो हम किस में कह रहे हैं? हम अपाउंड में यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है? थोड़ा एक इसमें ट्रिक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अ बैटरी इज कनेक्टेड टू सीरीज करंट इफ वन रजिस्टर इंक्रीजेस, भाई एक रजिस्टर तो। क्वेश्चन नंबर 17, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे याद करना है जो करंट है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।